Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 27 December 2023. And thank you very much for liking and subscribing and support me. Thank you very much to support the Indeed IS channel. तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां टेलीग्राम को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन फर्दर स्टार्ट करते हैं और वी विल सी कि हम लोग कौन कौन से आर्टिकल देखने वाले हैं, क्योंकि ये प्रीलिम्स और मेंस ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड स्पेशली प्रीलिम्स के लिए। तो आप लोग है ना, इसको फर्दर आप लोग डिटेल में देखिए एंड मैंने भी इसको डिटेल में कैप्चर किया है विथ मैप, सो दैट हम लोग का कोई भी एक ऐसा पॉइंट रह ना जाए जो प्रीलिम्स में आ सकता है। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पीर पंजाल रेंज and then after GDP, revenue expenditure, capital expenditure, and then after PLI scheme. And it has been came so many times in prelims examination PLI scheme. and ये न्यूज में क्यों है अभी, बिकॉज पहले PLI स्कीम आया था बट इसका सेकेंड लॉन्च हुआ है और वो कब हुआ है, 17 दिसंबर 2023 को। एंड देन आफ्टर वी विल सी कुदानकुलम न्यूक्लियर रिएक्टर और न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है, बिकॉज रिसेंटली ये जो बिटवीन रशिया एंड इंडिया ये जो कुदानकुलम ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर प्लांट है वो साइन हुआ है। एंड देन वी विल सी कि इंडिया और रशिया का रिलेशन कैसा है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ये जो आर्टिकल है, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन इन पुंछ एंटर सिक्स्थ डे, और ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक तो ये इसमें टेरर अटैक हुआ और ये कहाँ पे हुआ हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये पुंछ राजौरी और वहां पे जो पीर पंजाल वैली है वहां पे टेरर अटैक हुआ और वहां पे जो नॉर्मल सिविलियन है उनकी डेथ हो गई। और ये न्यूज में इसलिए और ज्यादा बना हुआ है क्योंकि इसमें सस्पेक्ट है कि जो आर्मी है वो भी इन्वॉल्व है इसमें, और इसीलिए इसका डिटेल में जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। तो इसमें पढ़ते हैं कि और क्या इसमें न्यूज में आया है या क्या अपडेट हुआ है। तो ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कंटिन्यू जो एंटी मिलिट्री कॉपरेशन चलाया है उसने, कहाँ पे, पुंछ राजौरी में। एंड दिस हैपेंड इन पीर पंजाल वैली, ट्रेस दोज behind the December 21 attack that left our 4 soldiers dead, और उसमें जो 4 सोल्जर्स हैं उनकी भी डेथ हो गई। और वहां पे ये जो ऑफिशियल्स हैं वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो भी हेल्प कर रही हैं हेलीकॉप्टर से, ड्रोन से, एंड वहां पे कंटिन्यू फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। और जो वहां पे डेंस फॉरेस्ट है एंड हाई पीक है और उसका नाम क्या है, डेरा की गली, तो वहां पे भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि ये टेरर है वो छुप के बैठे हैं या फिर उतने ही थे जो पकड़े गए, और जो जिसमें हमारे जवान थे उनकी भी डेथ हो गई है और कुछ सिविलियंस की भी डेथ हो गई है। और इसीलिए वहां पे ये जो इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अब चलिए इसको फर्दर डिटेल में देखते हैं हम लोग कि वहां पे जो अभी तक वहां पे ये जो मोबाइल इंटरनेट सर्विस है वो अभी बंद रखा हुआ है, क्योंकि ये जो कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसके तहत, और बहुत सारे जो ऑफिसर्स हैं वो भी इन्वॉल्व है और वहां पे ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कहाँ पे, डेरा की गली के पास। और ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर मियान अतलफ, उनको भी ये जो वो जाना चाह रहे थे, और जितने जो मिलिट्री के जो फैमिली मेंबर है या सिविलियंस के जो फैमिली मेंबर मारे गए हैं उनको वो कंसोल करना चाह रहे थे और वहां पे वो जाना चाह रहे थे, तो उनको रोक दिया गया है। और यहाँ तक कि जो फॉर्मर ये जो चीफ मिनिस्टर थी और महबूबा मुफ्ती, उनको भी रोक दिया गया है वहां जाने की वजह से, क्योंकि वहां पे स्ट्रिक्ट ये जो रूल रेगुलेशन फॉलो किया जा रहा है और वहां पे स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है कि वहां पे जो अभी तक ये जो टेरर अटैक है और वहां पे टेररिस्ट अभी तक बने हुए हैं या नहीं। और उसी के लिए ये जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, वो शेड्यूल करेंगे और वहां जाएंगे और वो सिक्योरिटी सिचुएशन को देखेंगे कि वहां पे कैसा काम चल रहा है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और भी क्या जरूरत है और जो उसको लगाने के लिए। तो यही है इसमें।
ये हमने आर्टिकल देख लिया। अब हम इसको डिटेल में मैप के थ्रू देखेंगे, क्योंकि ये जो मैप है वो ज्योग्राफी के लिए और इंटरनेशनल रिलेशन के लिए ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिस ईयर 2023 के प्रीलिम्स में मैप से ही, सिर्फ सिंगल मैप से 11 क्वेश्चन आया था, और वो हमारे लिए ह्यूज इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 11 क्वेश्चन सिर्फ आईआर से एंड ये जो ज्योग्राफी के जो मैप से रिलेटेड आया था। तो चलिए मैप से इसका देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो रीजन है, ये लद्दाख रीजन, जांस्कर रीजन, और ये जो लद्दाख रेंज है, जास्कर रेंज है, फिर उसके बाद धौलाधार, पीर पांजाल यहाँ पे है ये, और उसके बाद शिवालिक रेंज। और सबसे पहले तो ये तीन जो रेंज में बांटा जाता है, ग्रेटर हिमालयाज और फिर और ग्रेट हिमालयाज एंड शिवालिक, तो ये जो है इसको, और ये ज्योग्राफी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये प्रीलिम्स में ये जो पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन आ चुका है, और उसमें जो मैप के थ्रू दे दिया गया था कि इसमें ABCD लिख करके कि इसमें अरेंज करने के लिए कि सबसे पहले लद्दाख आता है या फिर जास्कर आता है, पीर पंजाल आता है या धौलाधार आता है, तो उसको फिर अरेंज करना था कि ये जो नॉर्थ टू साउथ के बेसिस पे कि ये जो कैसे ये अरेंज है। तो इसके लिए भी हमने ये, जब हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे तो हमारा एक जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन है जो PYQ का, वो भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले ये जो लद्दाख रेंज आता है, फिर जास्कर रेंज आता है, फिर उसके बाद पीर पंजाल एंड धौलाधार, और ये शिवालिक रेंज ये सबसे लास्ट छोर है। तो ये हो गया। फिर हम अभी देखते हैं इसमें फर्दर कि क्या डिटेल में ये जो पीर पंजाल वाला रेंज है उसको, तो ये हम लोग देखेंगे। ये जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है, और यहाँ पे श्रीनगर गुलमार्ग का पार्ट है, और ये जो रीजन है ये पीर पंजाल रेंज है, और यहीं से रिवर भी जाती है, और ये रिवर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज प्रीलिम्स के क्वेश्चन में रिवर भी आ जाता है। तो पीर पंजाल रेंज से ही ये जो चेनाब रिवर आती है, और ये जो झेलम रिवर है, और यहाँ से आती है किशन गंगा रिवर, और ये हो गया रावी रिवर, और यहाँ पे चेंद्रा, और ये भागा, ये जो भागा रीजन है यहाँ पे, और यहाँ पे एक जो ये चंबा रीजन है, फिर नीचे ये हिमाचल प्रदेश, और ये जो रीजन है ये किलोंग बोलते हैं इसको, और यहाँ पे एक ये जो है ना भागा है, और ये चंबा है। तो ये सारे रीजन है, और यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये पीर पांजाल रेंज है। तो लेट्स सी कि हम लोग ये जो कश्मीर का टेरर हिट पीर पांजाल जो रीजन है उसको डिस्कस करते हैं, बिकॉज इससे पहले भी बहुत बार है ना टेरर अटैक हुआ है, और ये जो हाई जो जोन है ये पीर पांजाल का ही। तो यहाँ पे ये जो जोन है पीर पांजाल का, इसी को इन्होंने हॉट पॉइंट बना के रखा हुआ है कि ये जो हॉट पॉइंट है, और यहाँ पे पहले भी बहुत बार अटैक हो चुका है। तो हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे अटैक हुआ है। तो ये जो पुंछ का रीजन है ये LOC है, और ये यही यहाँ पे बहुत बार यहाँ पे अटैक हो चुका है। एज यू हैव हियर्ड अबाउट कि पुलवामा अटैक भी हुआ था। तो ये पुलवामा अटैक एंड ये जो उरी अटैक है उस पे, जिसपे अभी मूवी भी बन चुकी है उरी अटैक पे, तो ये जो उड़ी वाला रीजन है यहाँ पे अटैक हुआ था। अभी इससे पहले भी कई बार यहाँ पे पुंछ पे अटैक हो चुका है, लेकिन रिसेंटली यहीं पे अटैक हुआ है। एंड देन ये राजौरी है, एंड देयर इज अ पुलवामा अटैक। तो ये जो पुलवामा है यहाँ पे भी अटैक हुआ है पहले। एंड ये रियासी रीजन, ये बारामुल्ला रीजन, और ये कोकर नाग रीजन, सोपियन रीजन। तो दिस इज द रीजन। और ये पीर पांजाल, इसका मैप का भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि ये जो पीर पांजाल रीजन है और ये जो रेंज है वो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और इधर हो गया लद्दाख, और लद्दाख में काराकोरम रेंज पड़ता है। तो यही हमने देखा। और ये जो रूट है राजौरी से लेकर के ये जो LOC है, और यहाँ पे भी है, तो ये रियासी हो गया, और कुलग्राम हो गया, कोकरनाग हो गया, तो ये राजौरी में पड़ता है। और ये जो है सोपियन हो गया, पुलवामा हो गया, बदगम हो गया, फिर बारामुल्ला एंड उरी, ये पुंछ रीजन में पड़ता है। तो ये दोनों ही रीजन बहुत ज्यादा ये हाई अलर्ट वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे है ना हमेशा ये जो टेररिस्ट का अटैक होते रहता है।
इसीलिए हम लोग को इसको डिटेल में हमने देखा। अब हम चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। एंड नाउ लेट्स सी कि ये जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है एंड ब्रिज 5.9% ऑफ जीडीपी, क्योंकि ये जो फिजिकल डेफिसिट का है तो एक क्राइटेरिया बांट दिया गया है आरबीआई की तरफ से कि उसका गाइडलाइंस है कि ये जितने भी डेफिसिट है वो ये 2 ± 4 का होना चाहिए। मतलब ये जो मिनिमम है वो 2 रहेगा एंड जो मैक्सिमम है वो 6 रहेगा। तो ये बोला गया है कि अभी ये जो डेफिसिट है वो 5.9% है, लेकिन बाद में ये 6% भी हो सकता है, क्योंकि थ्रू टैक्स कलेक्शन हैव बीन बायोंट, क्योंकि टैक्स कलेक्शन में है ना थोड़ा उतना जितना चाहिए था उतना आ नहीं पा रहा है। और ये जो है ये इतना ज्यादा डेफिसिट क्यों हो रहा है, ऑल बिकॉज जो हमारा जो बजट था और बजट में जितना कि किसको कितना अलॉटमेंट किया जाएगा उससे ज्यादा एक्सपेंडिचर हो गया है, जिस वजह से ये जो फिजिकल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो गया है। और ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिंग है वो एक्सीड कर गया है बजट एस्टिमेट से, और ये 2 लाख। और ये जो और क्यों हुआ है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्योंकि ये जो सप्लीमेंट्री डिमांड है ग्रांट का वो इंक्रीज हो गया है दिस ईयर। एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये किसी भी स्कीम के लिए कोई भी अगर स्कीम होता है और उसके जो अलॉट कर दिया जाता है, जैसे किसी स्कीम के लिए अगर 5,000 करोड़ दे दिया जाए, लेकिन अगर लगता है कि ये जो स्कीम है वो 5,000 में नहीं होगा, तो फिर जितने भी वो मिनिस्ट्री है उससे रिलेटेड और उस स्कीम से रिलेटेड, तो फिर वो सप्लीमेंट्री ग्रांट का डिमांड करते हैं कि हमें ये जो 200 करोड़ और चाहिए। तो अगर नहीं मिलता है तो फिर कोई नहीं, लेकिन अगर ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट जो मोस्टली जो वेलफेयर स्कीम होती है उसके लिए तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि जो वेलफेयर वाली स्कीम होती है ना वो अनसर्टेन होती है। जैसे वो हेल्थ का हो गया, फिर हेल्थ हो गया, फूड हो गया, एजुकेशन हो गया, तो ये सारी चीजें जो इससे रिलेटेड जो स्कीम है वो वेलफेयर में आती हैं। और जितने भी जो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला ये जो स्कीम है वो भी, क्योंकि इसमें जो डिजास्टर मैनेजमेंट का ये जो हरिकन हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, ड्रॉट हो गया, तो ये सारी चीजों में वेदर का पता नहीं लगता है कि कब इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, इसीलिए इसमें जो ग्रांट का जरूरत पड़ता ही पड़ता है। और ये जो हेल्थ से रिलेटेड स्कीम है या फूड से रिलेटेड है या एजुकेशन से रिलेटेड स्कीम है, तो उसमें भी अनसर्टेनिटी आती है, बिकॉज अभी जो हेल्थ से रिलेटेड जितने भी जो 2-3 जो ईयर्स है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है या फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट देना ही पड़ता है, बिकॉज सो मेनी डिजीज आर अराइजिंग, जैसे मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोविड केसेस। तो कोविड केसेस से उसमें भी बहुत ज्यादा ग्रांट देना पड़ा, सप्लीमेंट देना पड़ा। और फूड है कि अगर ये जो एमएसपी तो डिसाइड होती है, लेकिन अगर डिजास्टर होता है तो फूड भी एज ए सब्सिडरी दिया जाता है। तो अगर सब्सिडरी देते हैं तो ये जो कॉस्ट कौन भरता है, ये मिनिस्टर भरते हैं। तो इसीलिए जो फूड का भी कॉस्ट में बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन होता है, तो इसीलिए इसका जो है उसको भी ग्रांट देना पड़ता है। एंड एजुकेशन, उसमें भी अभी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, एजुकेशन पे बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, और उसका जो जीडीपी का जो ग्रोथ था और जो परसेंटेज था वो भी बढ़ाया गया है। तो पहले तो कम था, 2 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब इसको 3+ कर दिया गया है जीडीपी का जो है उसमें। तो इसीलिए इस पे भी ज्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है। उसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जितना अभी जो फ्लड वगैरह आ रहा है, फ्रीक्वेंट फ्लड हो रहा है, हरिकन्स आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, तो उसकी वजह से भी स्कीम में जो है चेंजेस आती रहती हैं। तो ये हमने देख लिया डिटेल में। अब हम लोग फर्दर देखते हैं। तो ये तो है, लेकिन हमारे काम का जो स्पेशली जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो हम देखते हैं कि ये जो अभी जितना जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है और इसमें भी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ज्यादा जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें जो ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से डेफिसिट हो रहा है। अब हम देखते हैं
कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंप्लीट द आर्टिकल, देन वी विल सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसमें अभी बोला गया है कि ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 37.1 लाख करोड़ ओवर 2 लाख, ये जो 2 लाख करोड़ है वो हायर देन बजटेड दिस ईयर। तो जितना ज्यादा वो अनुमान लगाया गया था उससे ज्यादा ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया है, दैट्स व्हाई ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो इंक्रीज हो रहा है। और इसका जो फर्दर कंटिन्यूएशन है वो आर्टिकल देख लेते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है वो किस में मिला है। ये जो सप्लीमेंट्री ये जो डिमांड है और ग्रांट जो है, जैसे और ये प्रायोरिटी बेसिस पे, जैसे ये फूड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, एलपीजी सब्सिडी, तो इन सारी चीजों पे ये ग्रांट ज्यादा बढ़ा है। और इसीलिए इन सब का, जैसे एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जितने वेलफेयर वाले स्कीम होती हैं उस पे बढ़ता ही है। जैसे ये हेल्थ वाला जो हो गया, जो फूड सब्सिडी हो गया, तो ये जो उज्ज्वला स्कीम है उसके तहत ये बढ़ गया है, क्योंकि बहुत सारे वेमेन जो है वो लंग कैंसर से सफर कर रही हैं, क्योंकि उनको जो है वो धुआं वगैरह लगता है, चूल्हे के वो लोग जो चूल्हा जलाती हैं उससे जो धुआं लगता है उसके वजह से। एंड एजुकेशन और फूड पे भी ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है। तो अभी हमने ये देखा, एंड देन हम लोग वी विल फर्स्ट कंप्लीट द आर्टिकल, देन वी विल सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये जो फंड है वो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो मनरेगा है उसके द्वारा ये जो फर्स्ट सप्लीमेंट्री ग्रांट दिया गया है। तो ये जो मनरेगा स्कीम है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये जो सप्लीमेंट्री ग्रांट है, ये जो 80,000 करोड़ है उसको वो ग्रांट किया गया है दिसंबर 19, और कंपेयर टू द बजट एस्टिमेट 60 ये जो 1000 करोड़ था, तो इसमें 20,000 करोड़ का इंक्रीमेंट हुआ है। और ये जो गवर्नमेंट का सप्लीमेंट्री डिमांड है वो टॉप ऑफ 14,524 करोड़ फॉर द स्कीम। और सिर्फ इसी के लिए जो मनरेगा स्कीम है इसी के लिए जो 14,524 दिया जा रहा है। और ये जो इंडिया का रेटिंग एंड रिसर्च इकोनॉमिस्ट है उसने बोला कि हायर देन बजटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रिगर्ड थ्रू फर्स्ट एंड लाइकली सेकंड सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट इन कॉम्बिनेशन विथ लोअर देन बजटेड नॉमिनल जीडीपी विल पुश द फिस्कल डेफिसिट 6% ऑफ जीडीपी। तो ये बोला जा रहा है कि ये जो हायर हो रहा है और ये जो पहले भी सप्लीमेंट्री ग्रांट मिला था और अभी फिर से मिल रहा है, तो ये दोनों मिल करके ये जो नॉमिनल जीडीपी को बढ़ा देंगे, जिसके कारण ये जो फिस्कल डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और कितना होगा? 6%। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि ये जो नॉमिनल जीडीपी है वो क्या होता है। ये जो नॉमिनल होता है, ये दो टाइप की जीडीपी को हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो ये नॉमिनल होता है और एक ये रियल होता है। तो ये जो रियल जो होता है, एक जो क्राइटेरिया बांध देते हैं कि हम इस ईयर से कंपेयर करेंगे कि कितना इन्फ्लेशन हो रहा है। और ये जो नॉमिनल है, जो करंट इन्फ्लेशन होता है या करंट रेट चलता है, तो हम उसके बेसिस पे देखते हैं। तो अभी जो है ये नॉमिनल जीडीपी से इसको कंपेयर किया जा रहा है। और हमारा जो रियल जीडीपी है वो एक ईयर को बांध दिया जाता है कि हम उसी ईयर से कंपेयर करेंगे। जैसे ये जो रियल जीडीपी है, हम लोग कोई भी जो है कंपैरिजन करते हैं तो ये जो 2011 और 12 उससे कंपेयर करते हैं, क्योंकि ये जो हमारा है वो रियल जीडीपी को ये डिफाइन किया गया है। लेकिन अभी जो है मिनिस्ट्री में बात चल रही है 2019 से ही, लेकिन अभी तक उसको अभी तक कंप्लीट नहीं किया गया है कि 2017 से 18 कर देना चाहिए, क्योंकि एक तो गवर्नमेंट चेंज हुआ है, देन आफ्टर ये बहुत सारे चेंजेस लाई गई हैं इकोनॉमी में। जैसे कि ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, फिर जीएसटी एक्ट आ गया, तो ये सारी चीजें आई हैं। इसीलिए इसको जो ये जो रियल जीडीपी है उसको बात की जा रही है कि चेंज कर दिया जाए 2017 और 18 से। लेकिन इसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। एंड जब ये इम्प्लीमेंट होगा तो वी विल डिस्कस फर्दर इन इट। तो अब देखते हैं हम लोग कि
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो दे आर नॉर्मली वन टाइम एक्सपेंसेस। एंड इसको वन टाइम एक्सपेंसेस क्यों बोल रहे हैं? जैसे कि इसका एग्जांपल है परचेज ऑफ बिल्डिंग इज वन टाइम एक्सपेंसेस। तो ये हो गया, लेकिन मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, टॉल हो गया, तो ये सारे जो है ना वन टाइम ये जो है एक्सपेंसेस है। और स्कूल एक बार बन गया तो बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, उससे मंथली और ईयरली इनकम आते रहेगा। हॉस्पिटल बन गया तो उससे भी है ना सिर्फ मेंटेनेंस का उसमें चार्ज लगेगा, लेकिन जो मंथली और ईयरली वो वहां से भी इनकम आता रहेगा। एंड ये जो टोल भी एक बार जब ये रोड या पुल या हाईवे या डैम ये सारी चीजें बन जाती है तो उसके बाद क्या है, वहां से इनकम आता है। तो इसीलिए जो कैपिटल ये एक्सपेंडिचर बोलते हैं कि खर्च तो हम कर रहे हैं लेकिन ये इन्वेस्टमेंट की तरह है कि हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगा दिया और फिर उसके बाद हमें उसका शेयर मिलता रहेगा। और उसके बाद हम लोग इसको देख लेते हैं पहले, फिर वी विल मूव टुवर्ड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर देयर इज अ फ्यूचर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट ऑन द अदर पार्टी। और इसका एग्जाम्पल है लोन गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट, दिस विल बी रिटर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो जैसे हमने किसी को लोन दे दिया और वो अगर वो लोन देगा तो वो प्रिंसिपल अमाउंट तो देगा ही, लेकिन साथ के साथ वो इंटरेस्ट भी देते रहेगा। तो ये जो है वो ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है कि हमने खर्चा तो कर दिया लेकिन साथ के साथ है ना हमारा ग्रोथ भी हो रहा है। जैसे अभी जो रिसेंट एग्जांपल है वो स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट क्या है, ये स्टॉक मार्केट भी ये बेटर एग्जांपल है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका, कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा तो लगाते हैं लेकिन जैसे जैसे स्टॉक इंक्रीज होता है तो उसमें हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ में जितना ग्रोथ होता है ना, जो प्रॉफिट होता है वो भी बढ़ता रहता है। तो ये हो गया। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, ये रेवेन्यू जो रेकरिंग एक्सपेंसेस है, जो वन टाइम एक्सपेंसेस है। जैसे अगर हमने खर्चा कर दिया, जैसे घर का राशन पानी आ गया तो फिर उसको हम राशन को ऑल द टाइम हम नहीं चला सकते हैं, या फिर कार खरीद लिया तो ये सारा कुछ, या फिर मेंटेनेंस में जितने भी खर्च होती हैं तो वो वन टाइम ही है, उससे हमें कुछ गेन नहीं होता है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और उसका एग्जाम्पल क्या है, मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग इज टू बी डन रेगुलरली। अब जैसे एक बार घर बन गया तो वो तो हमारा जैसे रेंट आ रहा है तो वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, लेकिन उसमें जो मेंटेनेंस का खर्च हो रहा है तो उससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है, वो खर्च हो ही रहा है, तो इसीलिए वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू रिटर्न द अमाउंट ऑन द अदर पार्टी। और इससे क्या है कि रिटर्न नहीं आता है। जैसे अब इसको ये ग्रांट गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट और दिस इज नॉट टू बी रिटर्न बाय स्टेट गवर्नमेंट इन फ्यूचर। तो जितने भी अगर जैसे सप्लीमेंट्री ग्रांट हुआ या फिर ये जो किसी भी स्कीम के तहत अगर ग्रांट मिलता है तो उसमें कोई चांसेस नहीं है कि फिर से उसको पैसे मिलेंगे ही, या कोई कंट्री दूसरे कंट्री की हेल्प करता है और उसे ग्रांट देता है तो वो भी ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, क्योंकि वो वापस नहीं मिलने वाला है। तो यही है इन दोनों में डिफरेंस कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कि हम खर्च तो करते हैं लेकिन फर्दर उससे हमें इनकम होता है। तो ये सारा चीज डिफरेंस है इन दोनों में। तो ये हमने आर्टिकल देख लिया एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आर्टिकल। And let's see this article, government working on PLI second for steel sector in 2024. तो let's see कि क्या है इसमें, हम लोग फर्दर डिटेल में इसको देखते हैं कि गवर्नमेंट ने जो है वर्किंग ऑन प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू एंश्योर एडुकेट रॉ मटेरियल सप्लाई। और ये कब की बात की जा रही है, 2024 के लिए। और इसमें जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टील जो फग्गन सिंह ये जो कुलास्ते हैं उनका कहना है कि अभी जो है
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अभी इतना ग्रो कर रही है तो हमें स्टील की बहुत जरूरत है। दैट्स व्हाई वी आर प्रमोशन ऑफ यूजिंग स्क्रैप। जो मिनिस्टर ऐसा कहते हैं कि हम लोग ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं उसको प्रोडक्शन करने का और प्रमोट करने का। और ये जो है रोबस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ विल इंक्रीज स्टील डिमांड। जितना और इसके बाद क्या होगा कि स्टील डिमांड का इंक्रीज होगा, इसीलिए ज्यादा एम्फेसाइज किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो है हाई रॉ मटेरियल मंगवाया जाए। और इससे क्या होगा, जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज रहती है कि अभी जो कंट्रीज है जो जिसके पास ज्यादा स्टील है, और अभी जो उस कंट्री से हमारा अच्छा चल रहा है, लेकिन इन फ्यूचर किसी कंट्री से इंडिया का अगर अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होगा तो फिर वो ये जो स्टील है या कोई भी प्रोडक्ट वो नहीं ले पाएगा। इसीलिए लोग चाह रहे हैं कि जितना ज्यादा हाई रॉ मटेरियल ले लिया जाए, क्योंकि इंडिया को अभी स्टील की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है और प्रमोशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। और ये क्यों बोला गया है मिनिस्टर के द्वारा, क्योंकि रिसेंटली जैसे अभी जो है चाइना ने ये जो रेयर अर्थ मेटल है तो इसको वहां पे बंद कर दिया गया। और जो रेयर अर्थ मेटल है वहां पे जो 70%, ये जो चाइना है वो पूरा 70% वो ही प्रोड्यूस करता है और ये पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपोर्ट करता है। लेकिन चाइना ने ये बोल के बंद कर दिया गया है कि वहां पे एक्स्ट्रा जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है और उससे ज्यादा और चाइना को इससे दिक्कत होगा। लेकिन जो रेयर अर्थ मेटल है उसका बहुत ज्यादा यूज है। वो अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसमें, टेलीकम्युनिकेशन में, फिर उसके बाद ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें, तो उससे भी बहुत, अगर इन फ्यूचर किसी कंट्री का चाइना के साथ अगर अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रहा तो फिर ये जो रेयर अर्थ मेटल है वो उसको भी नहीं देगा। इसीलिए अभी जो मिनिस्टर्स हैं ये जो स्टील का जो इंपोर्ट करना चाह रहे हैं कि जिस कंट्री से इनका अच्छा टर्म्स एंड कंडीशन है तो उससे ज्यादा इंपोर्ट कर लिया जाए। अब देखते हैं ये जो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन है स्टील का हैव शोन ए स्ट्रॉन्ग रिकवरी, क्योंकि इससे ज्यादा अभी ये ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रहा है। और ये जो अप्रैल और नवंबर में देखा गया है ये जो क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन ऑफ क्रूड स्टील वाज 94.01 मिलियन टन हुआ है। और इसका जो है डे बाय डे इंक्रीज ही होगा और ईयर ऑन ईयर ये भी इंक्रीज होगा। तो ये मिनिस्ट्री का कहना है। और इसी से रिलेटेड दूसरा आर्टिकल है हम लोग वो भी देख लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग देखेंगे कि ये जो पीएलआई स्कीम जो अभी रिसेंट आया है उसमें कौन कौन सी चीजें ऐड हुई हैं। तो ये जो पीएलआई अट्रैक्टेड ओवर 95,000 करोड़ टिल सितंबर। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है स्कीम है उसमें 14 सेक्टर जो अट्रैक्ट किया गया है, मतलब ऐड किया गया है, और उसके लिए जो 95,000 करोड़ है वो इन्वेस्टमेंट दिया गया है टिल सितंबर। ये जो लास्ट अभी 2023 का जो सितंबर है तब का। और इसमें जो है कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये जो है इन्होंने बताया कि 746 अप्लायंसेज हैव बीन अप्रूव्ड टिल नवंबर 23 अंडर दिस स्कीम। और इसीलिए और इसमें जो बूस्ट किया जा रहा है एक्सपोर्ट को, कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, फार्मा हो गया, व्हाइट गुड में क्या आता है, एसी और एलईडी लाइट कंपोनेंट्स जो होते हैं उसके, और उसको बोला गया है, एंड देन टेक्सटाइल। तो ये सारी चीजें हैं। और इनका एम क्या है, मतलब ये जो पीएलआई स्कीम है इसका एम क्या है कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का, क्योंकि इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है। लेकिन नाउ इंडिया क्या है, उसने स्लोगन लिया है कि आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भर भारत मतलब सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट। तो ये अब स्विच कर रहा है एक्सपोर्ट में नहीं, ये जो इंपोर्ट में नहीं, एक्सपोर्ट पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है इंडिया। तो इसीलिए ये जो इतना ज्यादा ये पीएलआई स्कीम पे ज्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है। और मिनिस्ट्री ने बोला है कि ये जो 900 करोड़ है वो अभी दे दिया गया है कि इस ये जो पीएलआई स्कीम 2 है उसको बढ़ाने के लिए। अब हम देखते हैं ये जो पीएलआई स्कीम 2 जो अभी रिसेंटली आया है उसमें क्या क्या चेंजेस आई हैं।
तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि मैंने ये रेलेवेंट आर्टिकल लिया है और ये जो ये मिनिस्ट्री से ही सीधे उनकी जो मिनिस्ट्री का साइट है वहां से मैंने उठाया है। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है जो पीएलआई ये 2, और वो आईटी हार्डवेयर में अभी बहुत ज्यादा इम्फेसाइज किया जा रहा है, क्योंकि ये जो आईटी हार्डवेयर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है और इसका बहुत ज्यादा ग्रोथ भी है। तो यूनियन कैबिनेट जो चेयर किया गया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने अप्रूव कर दिया है ये प्रोडक्शन लिंक्ड ये जो इंसेंटिव 2 है, ये स्कीम 2 उसको आईटी हार्डवेयर के लिए जो इन्हांस करेगा इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज एंड इन्हांसिंग एक्सपोर्ट्स। और किसके तहत? आत्मनिर्भर भारत जो अभी जो 17/5/2023 में अलॉट हुआ है। एंड ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है आईटी हार्डवेयर वो नोटिफाई किया गया है इस नोटिफिकेशन के द्वारा। और ये कब? ये जो मई 29 2023 है तब का। और ये बूस्ट करेगा मैन्युफैक्चरिंग और जो अट्रैक्ट करेगा लार्ज इन्वेस्टमेंट को वैल्यू चेन में। एंड ये जो पीएलआई स्कीम है वो आईटी हार्डवेयर का ये broadening and deepening of the manufacturing ecosystem by encouraging localization of components and sub-assemblies और and allowing the longer duration to develop the supply chain और within country। तो इसका जो मकसद है कि एक तो ये मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है इंडिया आत्मनिर्भर भारत के तहत, और अब ये एक्सपोर्ट पे ग्रोथ कर रहा है और एक्सपोर्ट को ज्यादा तवज्जो दे रहा है। तो उससे क्या है कि ये जो वैल्यू चेन है, ये जो सप्लाई चेन है, तो वो इंक्रीज होगा। और इसमें जो है जैसे ये सेल एंड इन्वेस्टमेंट को तो बढ़ा ही रहा है, लेकिन ये जो फर्दर जो है ये सेमीकंडक्टर डिजाइन है और आईसी है और उसकी मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर रहा है। और ये जो आईसी क्या है? इंटीग्रेटेड ये जो सर्किट होता है वो, और उसके मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज कर रहा है। एंड पैकेजिंग आर आल्सो इंक्लूडेड इन इंसेंटिवाइज्ड कंपोनेंट। ये जो पीएलआई स्कीम 2 है फॉर आईटी हार्डवेयर उसको भी इंक्लूड किया गया है। और ये जो स्कीम है तो पहले तो जो 749 जो अप्लायंसेस थे और उन सारी चीजों पे तो अप्लाई हो ही रहा था, लेकिन इसको अभी जो है पीएलआई 2 के तहत जो एक्सटेंड किया गया है और उसमें जो अराउंड 5% जो नेट इंक्रीमेंटल सेल है जैसे ओवर बेस ईयर जो गुड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया तो वो भी कवर करेगा। और जो कंपनी जो एलिजिबल ये जो कंपनीज है ओवर एज 6 ईयर्स है तो ये सारी चीजें उनको ये वैलिडिटी दिया जाएगा। जो भी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट करती हैं पीएलआई के तहत तो 6 ईयर्स तक का उनको वैलिडिटी दिया जाएगा कि वो एलिजिबल है। तो देखते हैं कि कौन कौन से जो ये जो पीएलआई स्कीम के अंदर अभी इंक्लूड हुआ है। जैसे लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, ऑल इन वन पीसी जो पर्सनल कंप्यूटर हो गए, फिर उसके बाद सर्वर एंड अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म ये जो फैक्टर है तो वो इंक्लूड हुआ है इसमें। अब इसको जब ये फर्दर और ज्यादा कुछ इसमें ऐड होगा तो फिर हम लोग फिर उसको फर्दर स्टडी करेंगे। फिलहाल तो यही है। एंड नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। तो लेट्स सी दिस आर्टिकल। इंडिया रशिया इंक की पैक्ट रिलेटेड टू कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो पार्टनरशिप ये जो ए मेजर बूस्ट हुआ है पार्टनरशिप इंडिया एंड रशिया ऑन ट्यूसडे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया है। और ये किससे रिलेटेड है? कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूचर पावर जनरेटिंग यूनिट ऑफ कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। और अभी जयशंकर जो है वो अभी 5 डे विजिट पे भी हैं रशिया के। और वहां पे जो 5 डे विजिट है तो उससे ये जो कम्प्रिहेंसिव एंड प्रोडक्टिव मीटिंग हुआ है किसके साथ? ये जो डेप्टी प्राइम मिनिस्टर डेनिस मांटुरोव है उनके साथ। और ये जो बायलैटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी हुआ है, बहुत सिर्फ कुदानकुलम पे नहीं और भी सारी चीजें हैं उसके रिगार्डिंग भी डिस्कशन हुआ है। जैसे न्यूक्लियर पावर एंड इन एरियाज ऑफ मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल और सब्सटेंसेस एंड मेडिकल डिवाइसेस। तो इन सारी चीजों पे भी
और ये जो फ्यूचर यूनिट है कुदानकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, उस पे भी डिस्कशन किया गया। एंड ये कुदानकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, वो इंडियाज का लार्जेस्ट, जब ये बन जाएगा तो इंडियाज लार्जेस्ट बीइंग बिल्ट इन तमिलनाडु विद द टेक्निकल असिस्टेंस ऑफ रसिया। तो जब ये बन जाएगा तो ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट ये जो पावर प्लांट होगा। और इसका शुरुआत कब हुआ था? ये जो मार्च 2002 में। और ये बनना कब स्टार्ट हुआ था? ये जो 2016 है उससे। और ये जो फर्स्ट पावर यूनिट ऑफ कुदानकुलम एनपीपी हैज बीन स्टीडली ऑपरेटिंग एंड इट्स डिजाइन कैपेसिटी जो है 1000 मेगावाट का है। और इसका जो फुल कैपेसिटी है और ये फुल ऑपरेशन जो है वो तैयार कब हो जाएगा? 2027 तक का। And Jaishankar noted a significant progress in trade, finance, connectivity, energy, civil aviation and nuclear domain in regards of Russia। क्योंकि रशिया हमारे लिए हमेशा एक बहुत ज्यादा पुराना दोस्त है और उसने हर टाइम हमारा सपोर्ट किया है। और अभी भी ये सारी जो चीजें हैं इससे रिलेटेड हमारा ये जो रिलेशन मेंटेन ही हो रहा है, ट्रेड के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग, कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग, एनर्जी, सिविल एविएशन। और ये जो न्यू अपॉर्चुनिटीज भी है इंडिया के लिए कि रशिया के साथ मिलके ये टाई अप करें, क्योंकि रशिया का अभी इंक्लिनेशन चाइना की तरफ है। अगर इंडिया ने ये जो रशिया के साथ अगर अभी टाई अप नहीं किया तो रशिया का इंक्लिनेशन चाइना के टुवर्ड्स से ज्यादा हो जाएगा, तो वो भी इंडिया के लिए सही नहीं है। और इन्होंने डिस्क्राइब किया रशिया एज ए स्पेशल पार्टनर, कि रशिया हमेशा से ही खास पार्टनर है इंडिया का इन द रिगार्ड ऑफ डिफेंस, न्यूक्लियर पावर, स्पेस, और कोलेबोरेशन आर डन इन एरियाज ऑफ डिफेंस, स्पेस एंड न्यूक्लियर एनर्जी विथ कंट्रीज विच यू हैव हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट। तो क्योंकि ये हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट कब है? जब इंडिया और पाकिस्तान का ये जो वॉर हुआ था, तो ये जो फर्स्ट वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये जो इंडिया का साथ उस समय भी रशिया ने ही दिया था और पाकिस्तान का साथ यूएसए ने दिया था। और यूएसए ने क्या किया था, जब हमें उसके ये जो जीपीएस है उसकी जरूरत थी, तो यूएसए ने क्या किया था, ये जो इंडिया के रिगार्डिंग कि ये जो जीपीएस है वो ऑफ कर दिया गया था। तभी इंडिया जो टेरर अटैक हो रहा था ये जो इंडिया में, तो पाकिस्तान के जितने भी टेररिस्ट है उसको ये जो लोकेट नहीं कर पाया था। लेकिन ये जो जितने भी जो रशिया है उसी ने अपने सारे वेपन से प्रोवाइड करवाए थे इंडिया को, तभी ये इंडिया जो है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट सक्सेसफुली वो जीत गया था। तो इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जयशंकर साहब ने बोला है कि जो रशिया है वो हमेशा से ही स्पेशल पार्टनर रहा है। और हम लोग देखते हैं कि और कितने जगह पे ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसका हम लोग फर्दर लोकेट करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे है, ताकि ये हमारे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दे कैन बी आस्क्ड कि ये जो इसके रिगार्डिंग कि कुदानकुलम के रिगार्डिंग एंड ये जो बाकी जो पावर पॉइंट है तो वो कहाँ कहाँ पे लोकेट करता है। तो लेट्स सी, तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये रहा नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ये न्यू दिल्ली में है। एंड ये जो राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन ये राजस्थान में। एंड ये जो काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन ये गुजरात में बिलोंग करता है। एंड ये तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये महाराष्ट्र में है। और ये कायगा जनरेटिंग स्टेशन ये कर्नाटका में है। एंड ये जो मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन तो ये भी तमिलनाडु में है। एंड अभी जो हमने फर्दर डिस्कस किया ये जो कुदानकुलम है पावर प्लांट का, तो ये भी तमिलनाडु में है। तो इसलिए जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पावर प्लांट थे वो हमने डिस्कस कर लिया। और ये जो है आप इसको मेंस में भी अगर पावर पॉइंट के रिगार्डिंग अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप ये सबको कोट कर सकते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम। तो प्रीलिम्स में अगर आ जाता है तो यू कैन नो कि हाँ कौन सा
पावर जो पावर स्टेशन है वो किस स्टेट में पड़ता है, एंड रिसेंटली वी विल ये मोर एम्फेसाइज ऑन ये जो कुदानकुलम है, तो उस पे ज्यादा हम लोग एम्फेसिस रखेंगे, क्योंकि ये 2016 से स्टार्ट हुआ था और ये बन के कब तैयार होगा, 2027 तक। तो ये जो अभी 2007 ये जो 27 तक ये न्यूज में बना ही रहेगा, क्योंकि जब भी इसमें फर्दर कुछ न्यू ऐड होगा या न्यू कुछ के आर्टिकल्स आएंगे तो ये न्यूज में बना ही रहेगा। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी एंड मेंस के लिए भी। तो हमने सारे आर्टिकल देख लिया है, और जो भी इम्पोर्टेंट था हमारे प्रीलिम्स और मेंस के लिए जो वो हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज मैं यहीं तक रहने देती हूँ, एंड थैंक यू वेरी मच इतना लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए एंड सब्सक्राइब करने के लिए, एंड ऑलवेज कीप सपोर्टिंग एंड थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाके। और आपकी जो भी क्वेरीज है और जो भी रिकमेंडेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और वहां से आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।